This is Pankaj Ziman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. We are studying drafting, pleading, and conveyancing, and we are studying the writ petitions. तो writ petitions को हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं. रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस एंड रिट ऑफ मैंडामस हम स्टडी कर चुके हैं. नेक्स्ट रिट्स हमारे पास प्रोहिबिशन, सर्चुरारी एंड कोवारंटो है. इनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सबसे पहले देखेंगे कि रिट ऑफ प्रोहिबिशंस होता क्या है, रिट ऑफ सर्चुरारी क्या होता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस इन बिटवीन टू एंड व्हाट इज़ द रिट ऑफ कोवारंटो. इनको स्टडी करेंगे. उसके बाद इन पे जो है किस तरीके से रिट को ड्राफ्ट किया जाता है उसको देखेंगे. तो सबसे पहले हमारे पास रिट ऑफ प्रोहिबिशन है. ये जो बेसिकली रिट है प्रोहिबिशन, ये हायर कोर्ट के द्वारा जो है लोअर कोर्ट को एक आदेश होता है जब वो अपनी जुरिडिक्शन के बियॉन्ड जाके काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं करता है, या उसमें जो जुरिडिक्शन होता है उसका प्रॉपर यूज़ वो वहाँ पे नहीं करता है. तो जनरली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को रिट के थ्रू कोई ऑर्डर देती है कि जो वो अनजुरिडिक्शन वाला काम जो वो कर रहे हैं, बियॉन्ड इट्स जुरिडिक्शन जो वो काम कर रहे हैं, अपनी पावर्स के बाहर जाके जो काम कर रहे हैं उनको वो ना करें. इन कंडीशंस में प्रोहिबिशन और सर्चुरारी रिट जो है फाइल की जाती है. अब इनको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. This is such a writ by which the jurisdiction of the subordinate courts is controlled. This writ is issued when, तो इस रिट के थ्रू जो है किसी भी सबऑर्डिनेट अधीनस्थ कोर्ट को जो है उसकी क्षेत्राधिकार को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है. दिस रिट इज़ इशूड व्हेन, ये रिट तब इशू की जाती है एनी कोर्ट हैज़ एक्टेड बियॉन्ड इट्स जुरिडिक्शन, जब कोई भी सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है अपनी जुरिडिक्शन अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाके काम करती है. इट अप्लाइड द जुरिडिक्शन विच इज़ नॉट वेस्टेड इन इट, वो उस जुरिडिक्शन का यूज़ करती है, उस पावर का यूज़ कर रही है जो कि उसमें वेस्ट नहीं है, जो पावर्स उसके पास है नहीं, उस कोर्ट के पास वो जुरिडिक्शन है नहीं, उसका वो यूज़ कर रही है. देयर इज़ अ वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस, और जो हमारे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होते हैं जहाँ पे दोनों पार्टीज़ को अपनी बात रखने का हक होता है, दोनों पार्टीज़ अपने डिफेंस में जो है कोई भी एविडेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं, दोनों पार्टीज अपना पक्ष रख सकते हैं. इन चीज़ों को फॉलो वहाँ पे अगर नहीं किया गया है तब भी रिट ऑफ प्रोहिबिशन और सर्चुरारी जो है इशू की जा सकती है. दिस रिट ऑर्डर टू सबऑर्डिनेट कोर्ट टू एक्ट विद इन इट्स जुरिडिक्शन, तो ये रिट तब इशू की जाती है जब किसी कोर्ट को ये डायरेक्शन देनी हो कि वो अपनी जुरिडिक्शन के अंदर है कि काम करे. ईस्ट इंडिया कमर्शियल कंपनी वर्सेस कलेक्टर एआर के केसेस में ये बोला गया. इसी तरीके से सर्चुरारी रिट ऑलमोस्ट सेम है, कोई फर्क नहीं होता. देखिए इस रिट को समझिए. द रिट ऑफ सर्चुरारी इशू टू द सबऑर्डिनेट कोर्ट टू एक्ट विद द जुरिडिक्शन एंड रिमूव द एरर मेड बाय देम, तो ये रिट भी तब इशू की जाती है जब कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है अपनी जुरिडिक्शन के बाहर जाके काम करती है और जो उसने गलती कर दी है उसको रिमूव करने के लिए वहाँ पे बोला जाता है. अगर इस रिट को ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये रिट ऑलमोस्ट सेम है प्रोहिबिशन की तरफ. द रिट ऑफ सर्चुरारी इशूड, देखिए यहाँ पे कब इशू की जाती है, द सबऑर्डिनेट कोर्ट हैज़ एक्टेड बियॉन्ड जुरिडिक्शन और विदाउट जुरिडिक्शन. ये इस कोर्ट में भी, इस रिट में भी सबऑर्डिनेट कोर्ट ने जो है अपने जुरिडिक्शन अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाके काम किया है, अपनी उसके पास जो जुरिडिक्शन है उसको अप्लाई नहीं किया है, या फिर प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस को फॉलो किया है. एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, और जो उसकी गलती है वो रिकॉर्ड में दिख रही है. इट मीन्स कि रिट ऑफ प्रोहिबिशन और रिट ऑफ सर्चुरारी हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को उस कंडीशन में इशू करती हैं जब वो अपनी जुरिडिक्शन के बाहर जाके काम करती हैं, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं करती हैं, जो जुरिडिक्शन जो पावर्स उनके पास होते हैं उनको अप्लाई नहीं करती हैं. तो उनको तो फिर फ़र्क इनमें क्या हुआ, तो फ़र्क यहाँ पे बताया हुआ जिसको आप देख लें. In fact, this writ is like a writ of prohibition. There are main difference between the writ of prohibition and certiorari. तो दोनों में फ़र्क होता है. होपफुली आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पढ़ा. यहाँ पे भी इन दो पॉइंट्स को ध्यान में रखिए. Writ of prohibition is issued when the matter is under the hearing of the subordinate court, whereas a writ of certiorari is issued when the matter has been decided by the court. तो दोनों में फ़र्क क्या है. रिट ऑफ प्रोहिबिशन तब इशू की जाती है जब वो मामला अभी कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन रिट ऑफ सर्चुरारी तब किया जाता है जब उस मैटर पे कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है. तो पिटिशनर जो है अगर वो अभी कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास मैटर पेंडिंग है और वो कोर्ट जो है प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं कर रही है या अपने जुरिडिक्शन का यूज़ नहीं कर रही है या बियॉन्ड जुरिडिक्शन काम कर रही है, तो कोर्ट में जाके आप उस काम को वहीं पे रोक सकते हैं. सो रिट ऑफ प्रोहिबिशन तब इशू की जाती है जब सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास कोई केस पेंडिंग है, लेकिन रिट ऑफ सर्चुरारी तब इशू की जाती है जब उस सबऑर्डिनेट कोर्ट ने अपनी जुरिडिक्शन का गलत यूज़ करके, प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस को फॉलो भी नहीं किया, अपनी जुरिडिक्शन का यूज़ नहीं करके डिसीजन वहाँ पे सुना दिया है. तो एक ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट और दूसरा आफ्टर द डिसीजन ऑफ द सूट जो है या केस जो है वहाँ पे इशू की जाती है. दूसरा पॉइंट,
ऑब्जेक्ट ऑफ रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज टू प्रिवेंट द जुडिशियल एरर। प्रोहिबिशन रिट का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो जुडिशियल एरर, जो गलती हुई है उसको प्रिवेंट कर देना है, तभी रोक, ताकि गलत डिसीजन ना हो जाए, उसको बीच में ही रोक दिया जाएगा ताकि गलत डिसीजन ना हो जाए। रिट ऑफ सर्चरारी का मेन ऑब्जेक्ट क्या है कि जो जुडिशियल एरर ऑलरेडी हो चुका है उसको रिमूव करना है। तो दोनों में फ़र्क है, एक प्रिवेंट करना, एक रिमूव करना। प्रिवेंट कि अगर अभी केस पेंडिंग है तो गलत डिसीजन ना आ जाए तो उस जुडिशियल एरर को तभी प्रिवेंट कर दो, और अगर डिसीजन वहाँ पे दे दिया है तो रिट ऑफ सर्चरारी इशू करके उस डिसीजन में जो डिफेक्ट है उसको रिमूव करना। ये दोनों में बेसिकली डिफरेंस यहाँ पे है। इसके अलावा जो नेक्स्ट रिट आपके पास है वो है द रिट ऑफ को वारंटो। तो इसको पहले हम जो है रिट ऑफ प्रोहिबिशन और सर्चरारी का ड्राफ्ट बना लेते हैं, उसके बाद इसको हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो देखिए ये है आपके पास रिट ऑफ सर्चरारी। तो रिट ऑफ सर्चरारी और प्रोहिबिशन ऑलमोस्ट सेम होती है, मैंने आपको बताया दोनों में फ़र्क क्या है, एक पेडेंसिव सूट और एक आफ्टर द डिसीजन की जाती है। तो हम रिट ऑफ सर्चरारी यहाँ पे ड्राफ्ट करेंगे। देखिए सबसे पहले हाई कोर्ट का नाम, तो यू नो वेरी वेल कैसे लिखा जाता है हाई कोर्ट का नाम, इन द हाई कोर्ट ऑफ द जुडिकेचर, याद रखिएगा इसी तरीके से लिखा जाता है, स्टेट का नाम और जो बेंच यहाँ पे वहाँ पे लिखा जाएगा। उसके बाद पेटिशन रिस्पॉन्डेंट पार्टीज़ के नाम यहाँ पे लिखे जाएंगे। पार्टीज़ के नाम कैसे लिखते हैं आपने बड़े सारे सिविल मैटर्स में देखा, वर्सेस करके फिर रिस्पॉन्डेंट यहाँ पे होगा, वो जो है जो रिस्पॉन्डेंट आप बनाएंगे उसको लिखेंगे नॉन गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ट्रिब्यूनल, जो है ट्रिब्यूनल यहाँ पे जो है वहाँ पे आप एक ये जो है रिट फाइल कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट ये रिट लगा रहे हैं, नॉन गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की जो ट्रिब्यूनल है। चलिए पटिशन नंबर आप यहाँ पे लिख देंगे, वो जो है क्लैरिकल वर्क होता है वहाँ पे लिख दिया जाएगा, आप डैश डैश छोड़ देंगे। रिट ऑफ सर्चरारी अंडर आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपने नीचे बतानी है कि कौन सी रिट आप फाइल कर रहे हैं। द अबव नेम्ड पटिशनर स्टेट्स एज फॉलो। तो पटिशनर यहाँ पे क्या बता रहा है, वो अपने सबसे पहले जो है अपने फैक्ट्स बताएगा। दैट द पटिशनर इज वर्किंग एज अ हिंदी लेक्चर इन द स्कूल, कोई भी स्कूल का नाम होगा डैश में छोड़ दे, अजमेर फॉर द लास्ट 10 ईयर एंड डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटी फेथफुली। तो पटिशनर जो है हिंदी लेक्चर का काम कर रहा है इस स्कूल में जो कि अजमेर में है, पिछले 10 सालों से अपनी ड्यूटी अच्छे से कर रहा है। दैट द मैनेजमेंट कमेटी ऑफ हिज स्कूल हैज़ द मैलिस against the strict discipline, transparent personality and the good teaching work and plan to remove the petitioner from the lectureship and appoint another person in place of। तो जो मैनेज कमेटी है इस स्कूल की वो जो है इस लेक्चर के अगेंस्ट थोड़ा सा द्वेष रखती है, उसकी एक अच्छी ट्रांसपेरेंट पर्सनैलिटी है, गुड टीचिंग स्किल है, जिसकी वजह से वो प्लान बनाते हैं कि इसको रिमूव कर देते हैं लेक्चरशिप से, किसी और को अपॉइंट कर देते हैं। तो देखिए किस तरीके से रिट ऑफ सर्चरारी यहाँ पे बनेगी। दैट द मैनेजमेंट कमेटी हैज़ अपॉइंटेड अनदर पर्सन सी सन ऑफ डी एज अ लेक्चरर इन द प्लेस ऑफ पटिशनर विदाउट हियरिंग द पटिशनर एंड मूव हिम फ्रॉम द पोस्ट। तो यहाँ पे मैनेजमेंट कमेटी ने क्या किया कि पटिशनर को उस पोस्ट से निकाल दिया और सी नाम का एक पर्सन है उसको एज अ लेक्चर अपॉइंट कर दिया इन प्लेस ऑफ पटिशनर। और पटिशनर को जहाँ पे जो है यहाँ पे उसको सुना भी नहीं गया, सबसे पहले उसको अपनी बात रखने का मौका तो मिलना चाहिए, वो नहीं दिया गया, तो जो कि रिट ऑफ सर्चरारी को इशारा करता है प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस के अंडर। दैट द पटिशनर हैज़ इंस्टीट्यूटेड अ सूट अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द कमेटी इन द ट्रिब्यूनल रिस्पॉन्डेड। The application for the temporary injunction was also presented for the not allowing C to join on the new post along with the suit। तो यहाँ पे आप पटिशनर ने क्या किया, जो नॉन गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड जो ट्रिब्यूनल होता है वहाँ पे उन्होंने क्या किया, एक इसके रिगार्डिंग जो है ये सूट जो है फाइल वहाँ पे किया, नॉन गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का जो ट्रिब्यूनल है वहाँ पे सूट फाइल किया। द एप्लीकेशन ऑफ टेम्पररी इंजंक्शन भी वहाँ पे लगाए ताकि सी जो है इस पोस्ट को ज्वाइन ना कर सके। अब ये ट्रिब्यूनल जो है ये भी एक जुडिशियल अथॉरिटी है, ऑब्वियसली बात है, तो हाई कोर्ट इसको कोई आदेश दे सकता है। दैट द ट्रिब्यूनल हैज़ इशूड समन टू द स्कूल विच वॉज सर्व टू द स्कूल, द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग वॉज फिक्स्ड बाय द ट्रिब्यूनल। तो अब क्योंकि ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन सूट लगाया गया है तो स्कूल को समन इशू वहाँ पे हुए और हेयरिंग जो है ट्रिब्यूनल ने वहाँ पे फिक्स कर दी इस डिस्प्यूट की। दैट on one was present before the school on the date fixed by the tribunal, the petitioner prayed from the tribunal। तो जिस दिन हेयरिंग रखी ट्रिब्यूनल ने उस दिन से स्कूल की साइड से कोई भी वहाँ पे हाजिर नहीं हुआ और पटिशनर ने यहाँ पे ट्रिब्यूनल से ये रिक्वेस्ट की। एंड एक्स पार्टी ऑर्डर में भी पास्ड अगेंस्ट द मैनेजमेंट कमेटी। तो मैनेजमेंट कमेटी क्योंकि हाजिर नहीं हुई है, एक्स पार्टी ऑर्डर वहाँ पे दिए जाए। द डॉक्यूमेंट एविडेंस सबमिटेड बाय द पटिशनर में बी टेकन ऑन रिकॉर्ड। पटिशनर के जो डॉक्यूमेंट एविडेंस हैं उनको ऑन रिकॉर्ड किया जाए। द
द जस्टिफिएबल ऑर्डर में बी पास्ड बाय द प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ पटिशनर, और पटिशनर को जो है यहाँ पे एक जो न्याय उचित ऑर्डर जो है वो यहाँ पे पास किए जाएं इन फेवर ऑफ पटिशनर। ये जो डिमांड्स उन्होंने ट्रिब्यूनल के सामने रखी, बट दैट द ट्रिब्यूनल बिसाइड द अबव एप्लीकेशन हैज़ नीदर प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग टू द पिटिशनर नॉर एक्सेप्टेड द डॉक्यूमेंटेड एविडेंस ऑफ द पिटिशनर एंड नॉर पास एन एक्स पार्टी ऑर्डर अगेंस्ट द मैनेजमेंट कमेटी। तो ट्रिब्यूनल ने यहाँ पे ना तो पटिशनर को अच्छे से सुना, उसको ना अपनी बात रखने का मौका दिया, ना ही उसके डॉक्यूमेंट एविडेंस जो है रिकॉर्ड किया गया, और ना ही एक्स पार्टी ऑर्डर अगेंस्ट द मैनेजमेंट कमेटी वहाँ पे पास हुए। तो ये ट्रिब्यूनल जो कि जुडिशियल अथॉरिटी है, सबऑर्डिनेट अथॉरिटी है हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने यहाँ पे ये गलत काम किया है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं किया, बियॉन्ड द जुरिसडिक्शन काम किया है, जो उनके पास जुरिसडिक्शन थी उसका यूज़ नहीं किया, ये यहाँ पे वो बताएगा। दैट द ट्रिब्यूनल हैज़ डिसमिस द सूट एंड एप्लीकेशन फॉर द टेम्पररी इंजंक्शन पटिशन ऑन द फर्स्ट हियरिंग इटसेल्फ। तो ट्रिब्यूनल ने यहाँ पे जो है टेम्पररी इंजंक्शन की जो पटिशन जो है जो सूट यहाँ पे एप्लीकेशन जो फाइल की थी, तो पटिशनर ने ट्रिब्यूनल ने उसका वो सूट भी रिजेक्ट कर दिया, और जो टेम्पररी इंजंक्शन की जो एप्लीकेशन थी उसको भी फर्स्ट हियरिंग पे ही क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया। दैट द रिस्पोंडेंट ट्रिब्यूनल हैज़ acted out of its jurisdiction, violation of principle of natural justice and by passing order of which he is liable। तो अब आपने बताना है कारण क्यों आप रिट ऑफ सर्चरारी यहाँ पे लगा रहे हैं, क्योंकि रिस्पोंडेंट जो ट्रिब्यूनल है उसने अपने जुरिसडिक्शन के बाहर जाके काम किया है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं किया कि उसको अपनी बात रखने का मौका वहाँ पे नहीं दिया है, तो इस तरीके से उसके ऑर्डर को यहाँ पे सेटिसाइड किया जाना चाहिए। अब वो आगे की 4 चीज़ें आपको पता वो क्या करेगा। सबसे पहले वो बताएगा दैट देयर इज नो अल्टरनेट रेमेडी, और कोई भी अल्टरनेट रेमेडी पटिशनर के पास नहीं थी एक्सेप्ट बाय दिस रिट, इस रिट को फाइल करने के अलावा उसके पास और कोई भी अल्टरनेट रेमेडी वहाँ पे मौजूद नहीं थी। दूसरा, दैट द पटिशनर हैज़ नॉट टेकन एनी प्रोसीडिंग इन एनी और अदर कोर्ट ऑफ वर्ड, इसके अलावा पटिशनर ने और कोई भी लीगल प्रोसीडिंग जो है इस केस में किसी और कोर्ट में स्टार्ट नहीं कर रखी है। अब होगा जुरिसडिक्शन, द पिटिशनर एंड रिस्पोंडेंट आर विद इन योर जुरिसडिक्शन, तो पटिशनर रिस्पोंडेंट दोनों आपकी जुरिसडिक्शन में आते हैं, हैंस द ऑनरेबल कोर्ट हैज़ जुरिसडिक्शन टू हेयर द पिटिशंस। और लास्ट कोर्ट फीस आएगा, दैट द पिटिशन इज प्रेजेंटेड ऑन द प्रॉपर कोर्ट फीस, ये आपने यहाँ पे बता दिया। तो अब यहाँ पे आप रिलीफ डिमांड करेंगे, हैंस द पिटिशनर प्रेज द रिट ऑफ सर्चरारी, तो पिटिशनर जहाँ रिट ऑफ सर्चरारी के प्रेयर करता है कि ऑर्डर इशू किए जाएं टू रिमूव द एरर कमिटेड बाय द ट्रिब्यूनल, जो ट्रिब्यूनल ने जो एरर यहाँ पे किया है, क्योंकि सर्चरारी में एरर होगा जो उसने ऑलरेडी कमिट कर दिया है, तो उसको रिमूव किया जाए इन इट्स ऑर्डर, एंड लॉफुल ऑर्डर ऑफ जजमेंट में भी पास, और एक लॉफुल ऑर्डर जजमेंट जो है पास की जाए, और जहाँ पे पटिशन को भी अपनी बात रखने का मौका वहाँ पे दिया जाए प्रॉपर जुडिशियल प्रोसेस के, ये वो जो है वहाँ पे डिमांड कर रहा है। फिर नीचे जो है सिग्नेचर पटिशन आ जाएगा, एडवोकेट का सिग्नेचर यहाँ पे प्लेस आ जाएगा, यहाँ पे डेट आ जाएगी। इस तरीके से आप जो है रिट ऑफ सर्चरारी और ऑलमोस्ट पटिशन रिट ऑफ प्रोहिबिशन यहाँ पे बना सकते हैं। तो नेक्स्ट रिट है आपके पास कोवारंटो, तो किस तरीके से कोवारंटो किस अधिकार से इसका मतलब होता है, तो ये रिट बेसिकली उस टाइम पे लगाई जाती है जब कोई भी पर्सन जो है विदाउट लॉफुल अथॉरिटी जो किसी पोस्ट को होल्ड कर लेता है, किसी सीट को होल्ड कर लेता है, किसी पब्लिक पोस्ट को होल्ड कर लेता है और वो एलिजिबल नहीं है उस पब्लिक पोस्ट के, तो उस कंडीशन में ये कोवारंटो की रिट लगाई थी। और ये इससे पूछा था कि कोर्ट ये पूछते हैं किस अधिकार से आपने इस पब्लिक पोस्ट को होल्ड किया है, तो उस कंडीशन में ये जो है रिट लगाई जाती है। रिट ऑफ कोवारंटो प्रिवेंट टू होल्ड एनी पब्लिक ऑफिसर अनलॉफुली, तो पब्लिक ऑफिसर को किसी पोस्ट को होल्ड करने से रोकती है जब वो अनलॉफुली ऐसा कर रहा है। तो दिस रिट इज़ इशूड व्हेन एनी पर्सन होल्ड एनी पब्लिक ऑफिस इलीगली, तो जब भी कोई भी पर्सन जो है किसी पब्लिक पोस्ट को इलीगल तरीके से होल्ड करता है तो उस टाइम पे ये रिट इशू की जाती है। बाय दिस रिट द पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ पब्लिक नेचर इज कॉल्ड अपॉन टू शो बाय व्हाट अथॉरिटी ही होल्ड्स द सेड ऑफिस, तो इस रिट के थ्रू जो है किसी पर्सन को जो है ये पूछा जाता है कि किस अथॉरिटी से आपने इस पब्लिक पोस्ट को होल्ड किया है। जनरली ये रिट तब लगाई जाती है कोई भी पर्सन जब किसी भी पब्लिक पोस्ट को, किसी भी गवर्नमेंट जॉब को जो है, किसी पब्लिक पोस्ट को जो है पब्लिक पोस्ट को जो है वो इलीगल तरीके से होल्ड करता है, उसमें कैपेबिलिटी नहीं होती, उसमें एलिजिबिलिटी नहीं होती, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इफ़ इट इज़ फाउंड दैट द होल्डर ऑफ द ऑफिस हैज़ वैलिड राइट टू इट, द रिट इशू ऑफ रिट ऑफ कोवारंटो कन्फर जुरिसडिक्शन टू आउस्ट हिम फ्रॉम द दैट ऑफिस दैट डिक्लेयर द सीट ऑफ दिस वेकेंट, तो अगर ये कंफर्म हो जाता है कि उस पर्सन ने उस पोस्ट को जिसको उसने होल्ड कर रखा है वो उसके काबिल नहीं है या फिर उसके पास एलिजिबिलिटी नहीं है, तो कोर्ट वहाँ पे उस पोस्ट को जो है
अपने जुरिस्डिक्शन का यूज़ करके उस पोस्ट से जो है रिमूव कर सकती है और उस पोस्ट को वेकेंट डिक्लेयर कर सकती है। दिस रिट कैन बी फाइल्ड बाय एनी ऑफ द पर्सन, ये रिट भी कोई भी जो है फाइल वहाँ पे कर सकता है। तो रिट ऑफ क्वो वारंटो यहाँ पे आपके पास है। तो रिट ऑफ क्वो वारंटो की अब यहाँ पे एक जो है पटिशन ड्राफ्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे इन द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर राजस्थान उसी तरीके से रहेगा, पार्टीज़ के नाम रहेंगे यहाँ पे, पटिशन वर्सेस करके आप जो है यहाँ पे रिस्पोंडेंट के नाम लिखेंगे, जिसमें आप जो है सभी जो भी कंसर्निंग अथॉरिटीज़ हैं उनको जो पार्टी बना सकते हैं, जैसे स्टेट ऑफ राजस्थान, चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, डायरेक्टर लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर राजसमंद, चेयरमैन नगर पालिका, उसके अलावा सी सन ऑफ डी मेंबर नगर पालिका, ये जो सारे हैं आप इनको रिस्पॉन्ड बना सकते हैं। पटिशन नंबर यहाँ पे खाली छोड़ देंगे, ये कोर्ट की तरफ से काम होता है वो कर देते हैं। अब नेचर क्या है आपकी पटिशन के, रिट ऑफ क्वो वारंटो अंडर द आर्टिकल 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अबव नेम पटिशनर स्टेट्स एज फॉलो, वो अपने फैक्ट बताएगा क्यों वो रिट ऑफ क्वो वारंटो यहाँ पे लगा रहा है। दैट द पटिशनर इज रेजिडेंट ऑफ अमित सिटी एंड लॉफुली इलेक्टेड मेंबर ऑफ नगर पालिका। तो पटिशनर जो है, याचिकाकर्ता जो है, वो अमित सिटी का एक रेजिडेंट है और लॉफुल इलेक्टेड मेंबर है नगर पालिका। नगर पालिका में एक लॉफुल तरीके से उसको इलेक्ट किया है, वोट डाल के लोगों ने उसको इलेक्ट किया है। दैट द रिस्पॉन्डेंट नंबर 5 इज द चेयरमैन ऑफ नगर पालिका, जो रिस्पॉन्डेंट नंबर 5 है यहाँ पे वो जो है नगर पालिका का चेयरमैन है। अच्छा, दैट द रिस्पॉन्डेंट नंबर 5 इज द चेयरमैन नगर पालिका में, दैट देयर वर 2 कैंडिडेट सी सन ऑफ डी एंड ए सन ऑफ बी फॉर द मेंबरशिप इलेक्शन ऑफ वार्ड नंबर जो भी है जहाँ से वो इलेक्ट हुए ऑफ द नगर पालिका अमेट इन द लास्ट इलेक्शन। तो यहाँ पे जब उसने इलेक्शन जीता था तो उस टाइम पे 2 और कैंडिडेट थे, सी एंड ए थे इस इलेक्शन वार्ड नंबर इतने में, और उनका इलेक्शन जो है वहाँ पे हुआ था। दैट द सी एंड ए एंड्स had secured equal votes in the election, the returning officer declared A elected on the basis of lottery from the ward number। अब यहाँ पे क्या हुआ कि सी और ए का जो है स्कोर यहाँ पे बिल्कुल इक्वल हो गया पटिशनर के साथ, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने ऑन द बेसिस ऑफ लॉटरी टिकट जो है लॉटरी के थ्रू जो है यहाँ पे वार्ड नंबर इतने में जो है पटिशनर को विनिंग कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया था। दैट द रिस्पॉन्डेंट नंबर 6 हैज़ फोर्सफुली ऑक्युपाइड द सीट ऑफ मेंबरशिप बिसाइड दैट ए वाज डिक्लेयर्ड एज इलेक्टेड बाय रिटर्निंग ऑफिसर। तो रिटर्निंग ऑफिसर ने पटिशनर को जो है यहाँ पे विनिंग कैंडिडेट डिक्लेयर किया था, लेकिन रिस्पॉन्डेंट नंबर 6 ने जो है इस सीट को जो है फोर्सफुली ऑक्युपाइड कर लिया। हालांकि विनर जो था यहाँ पे ए को डिक्लेयर किया गया था, मीन्स जो है यहाँ पे पटिशनर को डिक्लेयर किया गया था। That the respondent number 5 tried many times to stop the respondent number 6 but failed। तो लेकिन respondent number 5 ने बड़ी बार जो respondent से रोकने की कोशिश की लेकिन वो फेल हुआ। दैट द नंबर ऑफ द कंप्लेंट्स वर मेड टू द respondent number 2, 3 and 4 but no fruitful result। तो यहाँ पे पटिशन बता रहा है कि बड़ी सारी कंप्लेंट जो है रिस्पॉन्डेंट नंबर 2, रिस्पॉन्डेंट नंबर 3, रिस्पॉन्डेंट नंबर 4 को की गई, लेकिन उसका कोई भी फल उसको नहीं मिला वहाँ पे। दैट द रिस्पॉन्डेंट नंबर 6 इज होल्डिंग द पोस्ट इलीगली एंड फोर्सफुली विच इज़ पब्लिक पोस्ट। तो रिस्पॉन्डेंट नंबर 6 ने उस पोस्ट को इलीगल तरीके से होल्ड किया है और ये एक पब्लिक पोस्ट है, क्योंकि उसकी पोजीशन बनती है, उसने इलेक्शन जीता है, लेकिन उसको होल्ड कोई और पर्सन कर रहा है जो कि एलिजिबल नहीं है, क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर ने जो है पटिशनर को जो है विनर कैंडिडेट जो बताया। इसके अलावा अब यहाँ पे आपने पूरी सिचुएशन बता दी, क्योंकि अब आपने ये भी बता दिया कि पब्लिक पोस्ट है, आपने क्वो वारंटो का कारण भी यहाँ पे बता दिया। अब आप बताएंगे कि कोई भी अल्टरनेट रेमेडी उसके पास नहीं थी एक्सेप्ट दिस रिट, और कोई भी अनदर जुडिशियल प्रोसीडिंग उसने स्टार्ट नहीं कर रखी है एक्सेप्ट दिस रिट, और उसके बाद जो है पटिशनर रिस्पोंडेंट दोनों जो है कोर्ट के जुडिशन में रहते हैं, इसलिए कोर्ट के पास जुडिशन है उसको सुनने की, और रिट जो है जो प्रेजेंटेड की है ऑन प्रॉपर कोर्ट फीस ये आप यहाँ पे बता देंगे। ये सभी में कॉमन पॉइंट जो है रहेंगे। अब क्या रिलीफ वो यहाँ पे डिमांड करता है, हैंस द पिटिशनर प्रेज दैट द रिट ऑफ क्वो वारंटो मे बी इशूड बाय विच। तो यहाँ पे पिटिशनर बोल रहा है कि रिट ऑफ क्वो वारंटो जो है इशू की जाए, और जिसमें सी मे बी आस्क दैट वाई by which authority he occupied the seat of ward number of नगर पालिका। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि सी को ये पूछा जाए कि आप किस अथॉरिटी से इस सीट को होल्ड किए हैं जो कि वार्ड नंबर इतने में है। तो दूसरा, सी में बी रिमूव फ्रॉम द, सी को उस पोस्ट से रिमूव किया जाए। द चार्ज ऑफ द मेंबरशिप ऑफ वार्ड नंबर 1 मे बी हैंडेड ओवर टू द लॉफुल इलेक्टेड मेंबर, और क्योंकि इलेक्टेड मेंबर जो है वो ए है, जिसको रिटर्निंग ऑफिसर ने विनर डिक्लेयर किया है, उसको जो है वार्ड नंबर
जो भी है उसकी मेंबरशिप का चार्ज जो है यहाँ पे लॉफुल तरीके से उसको दिया जाए, इस तरीके से वो अपना रिलीफ जो है यहाँ पे डिमांड करेगा। फिर यहाँ पे आपको पता है सिग्नेचर पटिशनर, सिग्नेचर ऑफ एडवोकेट, प्लेस का नाम और डेट आप यहाँ पे लिखेंगे। थैंक यू सो मच।